Hello students, today we will read first chapter of our science, crop production and management. All living beings need food. सारी जीवित चीज़ों को खाने की ज़रूरत होती है. Plant can make their food themselves. पेड़ अपने खाने को खुद ही बनाते हैं. Animals including humans cannot make their own food. इंसान और जानवर अपना खाना खुद नहीं बनाते. They get their food directly or indirectly from plant. और वो अपना खाना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्हें पेड़ से ही मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, या तो हम लोग किसी पेड़ को डायरेक्टली खा जाते हैं या तो इनडायरेक्टली उसे किसी और चीज में कन्वर्ट करके उसका कुछ फूड आइटम कोई डिश बना के खा जाते हैं. The energy from food is utilized by all organisms for carrying out their various life processes. जो एनर्जी हमें खाने से मिलती है उसे हम अलग अलग काम करने में, अपने लाइफ में अलग अलग काम करने में खत्म करते हैं. सच एज डाइजेशन करने में, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. खाना डाइजेस्ट करने में, सांस लेने में और उस वेस्ट प्रोडक्ट को अपने बॉडी से बाहर निकालने में. वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स और बोथ. हमें खाना पेड़ से या फिर जानवर से या फिर दोनों से ही मिलता है. जैसे कुछ खाने जो होते हैं बिल्कुल प्योर प्लांट से मिलते हैं, या फिर कुछ खाने ऐसे होते हैं जो प्योर नॉनवेज होते हैं जो बिल्कुल एनिमल से मिलते हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों से ही मिलते हैं. सिंस फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल, क्योंकि खाना जो है हम सबका बेसिक नीड है, हमारी बेसिक ज़रूरत है. हाउ कैन इट बी प्रोवाइडेड टू ऑल, ये सबको कैसे मिलता है. फॉर दिस इट हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल. इसके लिए सबको वो मिल सके इसीलिए हमें बहुत बड़ी अमाउंट में उसे पैदा करना होता है, बड़ी अमाउंट में उसका प्रोडक्शन करना होता है. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड टू ऑल, इट्स रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी. सबको खाना मिल सके इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि वो रेगुलर उसको प्रोड्यूस किया जाए, रेगुलर पैदावार की जाए, हमेशा उसकी पैदावार की जाए, प्रॉपर मैनेजमेंट हो, सही तरीके से उसे मैनेज किया जाए. और डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़रूरी है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ही है जिसकी वजह से हर इंसान को खाना मिलता है. तो सही तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, ऐसा ना हो कि सिर्फ अमीर लोगों तक ही वो सीमित रह जाए, गरीबों तक भी वो पहुँचे. ये ज़रूरी है. इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन. इस चैप्टर में हम क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फसल उगाई कैसे जाती है एंड द स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट. और क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या की जाती हैं फसल उगाने के लिए. Agricultural practice. The early man was a hunter gatherer. अर्ली मैन क्या था? जो आदि मानव थे वो हंटर थे. That is, he used to wander in small groups from place to place in search of food and shelter. वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे. वो स्थायी एक जगह पे नहीं रहते थे. खाना बदोश थे, एक जगह से दूसरी जगह हमेशा खाने की चीज़ और रहने की जगह ढूंढते रहते थे. He ate raw foods and hunted animals to get his food. वो लोग क्या करते थे? कच्चे फल खाते थे या फिर जानवरों को मारकर खाते थे अपने खाने के लिए. Gradually he discovered fire and found that the roasted meat is tastier to eat. और एक दिन अचानक से उन्होंने क्या किया? फायर डिस्कवर किया. गलती से उनसे आग लग गई और उन्हें पता चला कि आग भी कुछ होता है, और गलती से उसमें एक मांस का टुकड़ा गिर गया और उस रोस्टेड मांस के टुकड़े को खाकर उन्हें पता चला कि रोस्टेड मीट ज़्यादा टेस्टी होता है. बाई चांस ही ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट सीड कैन बी सोन टू ग्रो प्लांट्स. और उसी तरह उन्हें
बाय चांस ये भी पता चला कि सीड से नए प्लांट निकलते हैं। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर। और ये क्या था? एग्रीकल्चर का बिगनिंग था, शुरुआत थी एग्रीकल्चर से, यहाँ से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। एज द टाइम पास्ड ही सेटल्ड हिमसेल्फ अलॉन्ग द रिवर बैंक्स टू ग्रो क्रॉप्स। और जैसे जैसे समय बीता वो लोग अपने आप को नदियों के किनारे वो लोग बसने लगे फसल उगाने के लिए, क्योंकि नदियों के किनारे बसते थे तो उन्हें सिंचाई करने में आसानी होती थी। दिस वॉज रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ फार्मिंग कम्युनिटीज। और धीरे धीरे ये क्या हुई? फार्मिंग कम्युनिटीज में कन्वर्ट होने लगे, मतलब हर नदी के किनारे छोटे छोटे छोटी छोटी क्या हुई? गांव बसने लगे जो कि फसल उगाते थे। द वर्ड एग्रीकल्चर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एगर मीन्स फील्ड एंड कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन। एग्रीकल्चर कहाँ से बना है? एग्रीकल्चर वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से बना है एगर, जिसका मतलब है फील्ड, और कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन। Thus, growing plants for getting food and other useful product is called agriculture. तो agriculture का क्या definition हुआ? Growing plants for getting food and other useful product is called agriculture. When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on the large scale, it is called crop. जब कोई भी चीज़ का पेड़ जो होता है ना, वो बहुत अधिक मात्रा में एक जगह पे उगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। For example, crop of rice means that all the plants grown in the field are rice. अगर हम कहते हैं कि चावल की फसल, तो चावल की फसल का मतलब ये होता है कि वहां पे जितने भी पेड़ उस फील्ड में उगाए गए हैं वो सब किस चीज के हैं? चावल के हैं। क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस एक्सेट्रा। क्रॉप किसी भी तरह का हो सकता है, या तो वो सीरियल हो सकता है, या तो वो सब्जी हो सकती है, या फल हो सकते हैं, या दालें हो सकती हैं। तो फसल किसी भी चीज़ की आप खेती कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की फसल लगा सकते हैं। किसी भी चीज़ के ढेर सारे पेड़ लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? क्रॉप हो जाएगा। सम इम्पॉर्टेंट क्रॉप ग्रोन इन आवर कंट्री आर लिस्टेड बिलो। कुछ ऐसे क्रॉप्स जो कि हमारी कंट्री में बहुत अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं, फिर हमारी कंट्री में इम्पॉर्टेंट हैं, वो नीचे दिए गए हैं। फूड ग्रेन्स मीनिंग क्रॉप दैट आर यूज फॉर ह्यूमन कंजप्शन। वो सारी चीज़ें जो कि खाने के लिए इस्तेमाल होती है उसको क्या कहते हैं? फूड ग्रेन्स कहते हैं। उसमें क्या क्या है? मेजर क्रॉप्स राइस, वीट, मेज, मिटल्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। ये सारी जो हैं मेन फूड हैं, इंडिया की मेन क्रॉप्स हैं जो खाने के लिए यूज़ होती हैं। चावल, गेहूँ, बाजरा, मिटल्स, दालें, और तिलहन, जिससे कि तेल निकलता है। वो तेल वाले सीड्स कोई भी हो सकते हैं, मस्टर्ड हो या फिर फ्लेक्स सीड्स हो, या कोई भी जिससे भी तेल प्रोड्यूस करते हैं। हर अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ का तेल खाया जाता है, तो अलग अलग चीज़ के ऑयल सीड्स होते हैं। लाइक सनफ्लावर ऑयल के सीड्स होते हैं, कोकोनट वाले ऑयल्स भी होते हैं, पीनट ऑयल भी होते हैं, सोयाबीन ऑयल होता है। ठीक है। कमर्शियल क्रॉप्स मतलब जिनका की प्रोडक्शन होता है कमर्शियल यूज़ के लिए। क्रॉप्स विच आर ग्रोन फॉर सेल आइदर इन रॉ फॉर्म और सेमी प्रोसेस्ड फॉर्म। वो क्रॉप जिनको कि बेचने के लिए पैदा किया जाता है, या तो कच्चे फॉर्म में या फिर थोड़ा उसे सेमी प्रोसेस्ड करके किसी अलग फॉर्म में कन्वर्ट करके। कॉटन, जूट, सुगर केन, तंबाकू एंड ऑयल सीड्स, ये सब क्या है? इनका कमर्शियल फॉर्म में भी कमर्शियल क्रॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉटन क्रॉप का यूज़ होता है कपड़े बनाने के लिए भी, तो इन्हें पैदा करके बेचा जाता है इंडस्ट्रीज़ में। और जो फैक्ट्री वाले होते हैं जो कि कपड़ा बनाते हैं, वो क्या करते हैं? आपके ये कॉटन को खरीदते हैं, इसलिए इन्हें कॉमर्शियल क्रॉप्स कहा गया है। ठीक है। जूट को भी खरीदते हैं, जूट से भी बहुत सारी चीज़ें बनती है ना,
शुगर केन को खरीदते हैं क्यों? शुगर बनाने के लिए, शुगर केन से शुगर बनता है। तंबाकू क्यों खरीदा जाता है? सिगरेट्स बनते हैं उससे। ऑयल सीड से तेल बनता है और वो तेल आपके मार्केट में पैक्ड आता है मस्टर्ड ऑयल के फॉर्म में या फिर वेजिटेबल ऑयल के फॉर्म में या फिर रिफाइंड ऑयल के फॉर्म में, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें कमर्शियल क्रॉप कहा जाता है क्योंकि इन्हें बहुत अधिक मात्रा में कंपनी वाले खरीदते हैं, फैक्ट्री वाले एक्चुअली इसको खरीदते हैं। प्लांटेशन crop which are grown on plantations covering large state are called plantation crop। वो सारी फसलें जो कि बहुत ज्यादा जगह लेती हैं उनको क्या कहते हैं? प्लांटेशन क्रॉप के, जैसे टी, कॉफी, कोकोनट एंड रबर। ये एक बार ऐसे लगा दिया जाता है और बहुत बहुत साल तक उन्हीं उन्हीं पेड़ों से आपको फल मिलता रहता है। जैसे कि चाय के बागान होते हैं, एक बार बागान लग गई फिर उन्हीं की पत्तियां वो तोड़ते रहेंगे। ये नहीं होता कि बार बार वो उसको लगाते हैं या फिर बदल बदल के कोई फसल नहीं लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे साइड पे क्या होता है, एक बार आपकी गेहूं लग गए तो फिर एक बार आपका दाल लग गया, फिर कहीं पे आपके ऑयल वाले प्लांट्स लग गए, जैसे ऑयल शीट मिलते हैं, मस्टर्ड प्लांट लग गए। तो ऐसा नहीं होता है, वो उसके बागान लगा दिए गए और उसके बाद वहां से उसको उसको लीव्स को तोड़ तोड़ के लेंगे। प्लांट्स तोड़कर पूरा निकालते नहीं है, छोटे छोटे उसके पार्ट निकालते हैं। जैसे आपका कॉफी का भी वही होता है, बागान लगा दिए गए और वहां से उसके सीड्स लेकर उससे कॉफी बनाते हैं। कोकोनट के पेड़ लगा दिए, उसमें हर साल कोकोनट उगेगा और वहां से कोकोनट लेते हैं। रबर प्लांट का भी वैसे ही, रबर प्लांट से रबर लेते हैं। बार बार उसे लगाया नहीं जाता है, एक बार लगा दिया गया, प्लांटेशन कर दी गई और फिर वो वैसे ही रहते हैं। फिर उससे हमेशा बहुत सालों तक हमें मिलता रहता है जो भी हमें चाहिए होता है, जैसे टी, कॉफी, कोकोनट या रबर जो भी है। हॉर्टिकल्चर, सेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर इन विच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन are called हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं? वैसा एग्रीकल्चर जिसमें कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है, सब्जी या फल की खेती करने वाली एग्रीकल्चर को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्रॉप्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। क्रॉप्स जो हैं सीजन के बेसिस पे अलग अलग क्लासिफाई किए गए हैं, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। किस बेसिस पे? सीजन के बेसिस पे, किस सीजन में वो उगते हैं। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इंडिया के बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पे अलग अलग तरह के क्लाइमेट चेंजेस होते रहते हैं। कहीं पे टेम्परेचर अलग है, कहीं पे ह्यूमिडिटी अलग है, कहीं पे रेनफॉल अलग है। हर रीजन में अलग अलग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल है। ठीक है, अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। और इसीलिए हर पार्ट में, इस कंट्री के अलग अलग भाग में अलग अलग तरह के फसल उगाए जाते हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉप पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। फिर भी इन सारे क्रॉप को दो ब्रॉड कैटेगरी में आइडेंटिफाई किया गया है। दीज आर खरीफ क्रॉप। पहला क्या है? खरीफ क्रॉप है। द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप किसको कहते हैं? द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। रेनी सीजन कब से कब तक होता है? जून से सितंबर होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे जब खरीफ क्रॉप की बात करेंगे तो खरीफ क्रॉप कब उगाया जाता है? जून से सितंबर के बीच में, क्योंकि जून से सितंबर में ही बारिश की मौसम होती है, वर्षा होती है। बारिश के मौसम में खरीफ क्रॉप उगाया जाता है। और खरीफ क्रॉप कौन कौन से हैं? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा आर सम खरीफ क्रॉप। ओके, खरीफ क्रॉप कब उगाया जाता है? रेनी सीजन में। इंडिया में रेनी सीजन कब से कब तक होता है? जून से सितंबर तक। इसमें उगाए जाने वाले क्रॉप्स कौन कौन से हैं? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन और भी बहुत सारे हैं। हम इतना एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आर सम खरीफ क्रॉप। ओके, नेक्स्ट है आपका
दो पार्ट में डिवाइड किया, दो सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। तो दूसरा क्रॉप है आपका राबी क्रॉप। द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड राबी क्रॉप। कौन सा क्रॉप कहते हैं? राबी क्रॉप कहते हैं। किस क्रॉप को? जो कि विंटर सीजन में उगाया जाता है। जैसे कि हमारे साइड जो खेती होती है उसमें क्या उगाया जाता है? राबी क्रॉप उगाया जाता है। उसमें क्या क्या है आपके? पल्सेस, दालें उगाई जाती हैं, मस्टर्ड सीड्स उगाए जाते हैं, पी, लिंटल्स, ये सब क्या है? ग्राम्स, ये सब क्या है? राबी क्रॉप है। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर से मार्च का टाइम पीरियड होता है। ठंड कब से कब तक होती है इंडिया में? अक्टूबर से मार्च तक। अक्टूबर में शुरू होती है ठंड और मार्च में खत्म हो जाती है। तो ये राबी क्रॉप विंटर सीजन में उगाया जाता है। याद रखेंगे, हमारे साइड राबी क्रॉप उगाया जाता है। और राबी क्रॉप क्या होता है? विंटर सीजन में उगाया जाता है, अक्टूबर से मार्च। और इसके एग्जाम्पल है कुछ: वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, लिनसीड्स। हमारे साइड ये सारी फसलें उगाई जाती हैं। गेहूं, चना, मटर, मस्टर्ड, सरसों, ये सारी जो हैं विंटर सीजन में उगाई जाती हैं। ये सारी राबी क्रॉप्स हैं। इन एडिशन टू दीज टू क्रॉप्स, जेड क्रॉप्स आर ग्रोन इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग मार्च टू जून। अब एक और टाइप का क्रॉप है आपका, उसको क्या कहते हैं? जेड क्रॉप्स। जेड क्रॉप्स उगाए जाते हैं कुछ पार्ट में कंट्री के। और ये कब उगाए जाते हैं? मार्च से जून में। याद रखेंगे, कब उगाए जाते हैं? मार्च से जून में। इसमें क्या क्या आते हैं? अभी वाला टाइम जो है, अभी जो चल रहा है, मस्क मेलन, वाटरमेलन, बिटर गार्ड और पंपकिन, ये सारे जेड क्रॉप्स हैं। ठीक है, मस्क मेलन, वाटरमेलन, बिटर गार्ड और पंपकिन। मस्क मेलन तो आपको पता ही है, वाटरमेलन भी पता है, खरबूजा, बिटर गार्ड करेला, पंपकिन आपका बड़ा वाला कद्दू जो होता है वो। आप देख सकते हैं नीचे फिगर में। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब हमें ये जानना है कि बेसिकली क्या क्या किया जाता है क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए। द एक्टिविटी और टास्क रिक्वायर्ड टू परफॉर्म फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स आर रेफर टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होता है? ये डेफिनेशन है आपका। द एक्टिविटी और टास्क रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप आर रेफर टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। वो सारे काम जो फसल उगाने के लिए किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के कुछ क्या है? स्टेप्स हैं। क्या क्या स्टेप्स हैं? क्या क्या किया जाता है फसल उगाने से पहले के लिए? पूरे फसल की खेती के दौरान पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, पहले सॉइल को तैयार किया जाता है। उसके बाद सोइंग ऑफ सीड, उसके बाद बीज डाली जाती है। एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, उसके बाद खाद डाली जाती है। इरिगेशन, पानी पटाया जाता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, उसे बचाया जाता है कीड़ों से। हार्वेस्टिंग, फिर फसल काटी जाती है। और स्टोरेज, फिर उस फसल को स्टोर किया जाता है। इतने सारे आपके क्या है? स्टेप्स हैं जो किए जाते हैं फसल लगाने से लेकर के फसल को दुकान में पहुंचने तक। ठीक है, आप तक पहुंचने तक, जिस फॉर्म में हम खाते हैं उस फॉर्म में आने तक। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, पहला स्टेप क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल इज द मीडियम टू ग्रो अ क्रॉप। सॉइल में फसल उगाई जाती है। सॉइल मीडियम है एक हमारा फसल उगाने का। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज देयर फॉर द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। इसीलिए फसल उगाने का पहला स्टेप क्या है? सॉइल का प्रिपरेशन, मिट्टी को तैयार करना। द सॉइल इज नीडेड टू टर्न एंड लूजन इन ऑर्डर टू अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। सॉइल को क्या किया जाता है? ढीला किया जाता है, लूज किया जाता है। ऐसे वो मिट्टी सारी दबी हुई चिपकी हुई जमीन में होती है ना, तो उसको खोदा जाता है और लूज किया जाता है ताकि
जो रूट्स हो प्लांट के वो नीचे तक जा सकें। द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ ईजली। जो ढीली मिट्टी होती है वो क्या करती है, प्लांट के रूट को, प्लांट के जड़ को सांस लेने में, ब्रीद करने में मदद करती है। व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल, जब वो बहुत नीचे चले जाते हैं मिट्टी में। द लूजेंड सॉइल ऑल्सो helps in the growth of earthworm and microbes present in the soil। लूजन सॉइल जो है, ढीली मिट्टी, वो क्या करता है, अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स को भी ग्रो करने में मदद करता है। माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म जो हैं वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं आपकी मिट्टी को ज़्यादा अच्छा बनाने में, उसकी क्वालिटी अच्छी करने में, ज़्यादा फर्टिलाइज करते हैं मिट्टी को, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की हो जाती है आपकी मिट्टी। डू यू नो अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर बिकॉज दे टर्न द सॉइल and provide humus to it through their droopings। वो क्या करते हैं, जो अर्थवॉर्म है वो किसानों के दोस्त कहे जाते हैं। वो जो है वो मिट्टी को अच्छी क्वालिटी का बनाते हैं, वो मिट्टी को बदलते हैं और उसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं, ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं वो मिट्टी में। टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिशन टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन ऑब्जर्व देम। और जब हम उस मिट्टी को पलटते हैं और ढीली करते हैं तो क्या होता है, जो नीचे मिट्टी में न्यूट्रिशन है वो ऊपर आ जाता है और प्लांट ईजिली उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिल्टिंग एंड प्लॉगिंग। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिल्टिंग और प्लॉगिंग। प्लॉगिंग कहते हैं इस चीज को। प्लॉगिंग हेल्प्स टू लूज द सॉइल सो दैट प्लांट्स कैन ब्रीथ ईजली एंड पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। प्लॉगिंग क्या चीज में मदद करता है, प्लॉगिंग हेल्प करता है लूज द सॉइल सो दैट प्लांट्स कैन ब्रीथ, कि पेड़ सांस ले सके ईजली, आसानी से, एंड पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, और नीचे तक उनकी जड़ें जा सकी। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लॉग। और ये कैसे किया जाता है, दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लॉग। प्लॉग इज मेड ऑफ वुड और आयरन। प्लॉग बना होता है लकड़ी से या लोहे से। पहले के जमाने में लकड़ी से बना होता था, अब क्या होता है, लोहे से बना होता है प्लॉग, जिसको कि पहले के जमाने में हल भी कहते थे। ठीक है। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, अगर मिट्टी बहुत ही सूखी हुई है, इट में नीड वाटरिंग बिफोर प्लॉगिंग। अगर मिट्टी बहुत सूखी होती है तो क्या चाहिए होता है उसे, पानी, उसे गीला करना पड़ता है पहले। ठीक है। द प्लॉग्ड फील्ड में हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। प्लॉग्ड फील्ड में वो जो फील्ड को प्लॉग किया जाता है, पलटा जाता है, टर्न किया जाता है, तो उसमें बड़े बड़े मिट्टी के पीसेस होते हैं। उन पीसेस को क्या कहते हैं, क्रम्स। द प्लॉग्ड फील्ड में हैव बिग पीसेस। बिग पीसेस को क्या कहते हैं, क्रम्स। बिग पीसेस ऑफ सॉइल आर कॉल्ड क्रम्स। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज पीसेस इनटू प्लैंक। इन बड़े बड़े पीसेस को प्लैंक में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, मतलब उनको प्लेन करना ज़रूरी है। द फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पस। क्योंकि मिट्टी को प्लॉग करने के बाद मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं चिपके चिपके हुए पलट जाते हैं, तो हमें उन्हें प्लैंक करना होता है, उन्हें लेवल करना होता है, समतल करना होता है बीज बोने के पहले। ठीक है। द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लीवर। और लेवलिंग कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ लीवर। लीवर की मदद से हम लोग लेवलिंग करते हैं। टू गेट बेटर ईल्ड, ज़्यादा अच्छी पैदावार के लिए। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक द सॉइल फाइनली बिफोर सोइंग सीड। ज़्यादा अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी को अच्छी तरह से तोड़ना बहुत ज़रूरी है। This is done with the help of some tools. These are called agriculture equipments. ये काम सारे जो होते हैं, जिन सारी टूल से किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स कहते हैं। टूल्स यूज फॉर
doing लीवरिंग एंड प्लॉगिंग आर कॉल्ड एग्रीकल्चर। ये काम जो किया जाता है सारा, उसको क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स कहते हैं। ये सारे काम जो किए जाते हैं उनको एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स कहते हैं। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, द मेन टूल यूज टू ब्रेक सॉइल आर प्लॉग, हो एंड कल्टीवेटर। और एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या क्या है आपके? प्लॉग है, हो है और कल्टीवेटर है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्लॉग क्या है। प्लॉग हल, जिसको हल कहते हैं हम लोग। द प्लॉग इज यूज टू लूजन एंड टर्न द सॉइल। प्लॉग का क्या यूज है? प्लॉग इज यूज टू लूजन एंड टर्न द सॉइल। इट इज ऑल्सो यूज फॉर रिमूविंग वीड और स्क्रैपिंग द सॉइल। ये वीड्स को निकालने के लिए भी यूज होता है और सॉइल को क्रैम्प करने के लिए भी यूज होता है। द ट्रेडिशनल प्लॉग इज मेड ऑफ वुड। पहले जमाने के जो प्लॉग्स होते थे, मैंने बताया ना आपको, वो किससे बने होते थे? वुड से बने होते थे। एंड ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल, और उनको बैलों की मदद से खींचा जाता था। आप देख सकते हैं फिगर में, बैलों की मदद से उन्हें खींचा जाता था पहले के जमाने में। इट comprises a strong triangular iron strip called प्लॉग शेयर। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, नीचे की तरफ क्या होता था? प्लॉग शेयर होता था, जो कि आयरन का बना होता था। ये है आपका प्लॉग शेयर, ये देखिए आयरन का बना हुआ प्लॉग शेयर। नीचे वाला पार्ट जो होता था वो लोहे का ट्रायंगुलर बना होता था, उसको प्लॉग शेयर कहते थे। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड, और एक तरफ हैंडल होता था। ठीक है, एंड अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, और एक लंबा सा लॉग होता था वुड का, जिसको प्लॉग साफ्ट कहते थे। ठीक है, there is a handle at one end of the shaft and the other end is attached to the beam। एक एंड बीम से अटैच होता था जो कि बैल के कंधों पे होता था, और एक एंड जो होता था वो कहाँ होता था? बुल के नेक पे। और वो जो एंड होता था वो बुल के नेक पे प्लेस्ड होता था। और दूसरे एंड को कौन पकड़ता था? किसान। किसान दूसरे एंड को पकड़ के उसको हाँकता था बैल को। Nowadays the traditional plug have been replaced by iron plug। और आजकल के ज़माने में ये जो लकड़ी का पुराना प्लॉग था उसको नए प्लॉग से कन्वर्ट कर दिया गया है। पुराने प्लॉग को क्या कहते थे? हो कहते थे, हल। और अब उसको नए प्लॉग से कन्वर्ट कर दिया गया है। हो, अब हम लोग हो पढ़ेंगे। हो क्या होता है? इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स। इसे वीड्स को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। आपके जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना, अनवांटेड घासें जो निकल आती हैं ना खाली ज़मीन पे, उन घासों को निकालने के लिए। एंड लूजनिंग द सॉइल, और सॉइल को ढीला करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। अ ब्रॉड स्ट्रॉन्ग एंड बेंट आयरन प्लेट इज फिक्स्ड टू इट्स वन ऑफ द लॉन्ग वुडन एंड। और एक तरफ बड़ी सी आयरन को बेंड करके लगाया जाता है, और दूसरी तरफ क्या लगाया जाता है? अ लॉन्ग वुड ऑन अदर एंड। इट एक्ट लाइक अ ब्लेड। इट इज ऑल्सो पुल्ड बाय बुल्स। इसे भी बुल में लगा के इसे खींच सकते हैं। ये जो बीम है आपका, इसको बुल के शोल्डर पे रख के इसे बुल पुल करता है, और ये काम करती है। क्या करती है? वीड्स को निकाल देती है, सारे अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं उसको निकाल देती है। अब देखिए लीवर। It is a wooden iron plank used to leveling the ground, leveling the field before sowing the seeds। एक बड़ा सा लकड़ी का प्लैंक होता है, लकड़ी का पटरा, जिसका कि इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं इस फिगर में, देखिए दो बुल है और बुल के पीछे एक लकड़ी लगी है, बड़ी सी वुड प्लैंक लगा है, और उसके पीछे एक आदमी खड़ा है। ये क्या कर रहे हैं? लेवलिंग कर रहे हैं फील्ड की, सारी जमीन को बराबर कर रहे हैं, एक लेवल में ला रहे हैं। ठीक है, सीड डालने के पहले, बीज डालने के पहले। इट इज ड्रिवन बाय एनिमल्स और ट्रैक्टर। पहले एनिमल इसे ड्राइव करते थे, पहले बैलों के ऊपर रख के इसे खींचा जाता था। अब क्या होता है? अब ट्रैक्टर में पीछे लगाकर खींचा जाता है। कल्टीवेटर। Modern day farming is done by tractor driven
कल्टीवेटर। आजकल के ज़माने में क्या होता है, ट्रैक्टर से खेती होती है। इट सेव्स लेबर एंड टाइम, और ये क्या करता है, मेहनत और समय दोनों बचाता है। हमारा काम जल्दी हो जाता है ना, क्योंकि ट्रैक्टर ज़्यादा स्पीड में चलता है। सोइंग, आफ्टर प्रिपेयरिंग सॉइल सीड्स आर सोन इन इट। पहले तो सॉइल का प्रिपरेशन कर लिया हमने खेती के लिए, उसके बाद बीज बोई जाती है। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड। बीज बोने से पहले अच्छी क्वालिटी की जो सीड है उसको सेलेक्ट किया जाता है। अच्छी क्वालिटी की सीड्स को चुना जाता है, और जो खराब क्वालिटी वाली होती है उसको चुन के अलग निकाल दिया जाता है। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी। फार्मर्स प्रिपेयर टू यूज सीड्स विच गिव अ हाई ईल्ड। और ये ऐसा क्यों किया जाता है कि अच्छी ईल्ड आए, अच्छी फसल उगे, ज़्यादा अच्छी फसल हो कि ज़्यादा अच्छी पैदावार हो, इसीलिए ऐसा करते हैं वो किसान। अच्छी सीड्स को अलग कर लेते हैं, क्लीन करके सीड्स को। हाई क्वालिटी सीड्स कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू अ सिंपल एक्टिविटी। अब कैसे आपको पता चलेगा कि इतने सारे बीजों में अच्छी क्वालिटी का सीड कैसा है, कौन सा है, क्योंकि सारे तो एक जैसे लगते हैं दिखने में। अब इसके लिए पता करने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी 1, टू सेपरेट हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वन। डैमेज सीड्स से हेल्दी सीड्स को अलग करना, ये आप भी कर सकते हैं घर पे। मटेरियल रिक्वायर्ड, अ ग्लास विथ वाटर। किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी हमें, एक ग्लास पानी की। अ हैंडफुल ऑफ व्हीट, और एक मुट्ठी गेहूं, और एनी अदर सीड, या फिर जिस भी चीज़ की फसल आप उगाना चाहें उस चीज़ की। ठीक है। प्रोसीजर, टेक अ ग्लास विथ वाटर। फिर एक ग्लास पानी लेंगे, पुट द सीड इनटू द ग्लास एंड स्टीयर वेल। अब उस एक मुट्ठी बीज को, एक मुट्ठी बीज उसमें डाल देंगे, अपने जो सारे सीड्स हमने लिए हैं उस सीड को डाल देंगे, और उसे थोड़ा घुमा देंगे कि जो अच्छे सीड्स हैं वो नीचे चले जाए। लीविंग द सेटअप फॉर सम टाइम, और फिर थोड़ी देर के लिए उसको वैसे ही छोड़ देंगे। वॉच द ग्लास केयरफुली, वॉट डू यू ऑब्जर्व। और थोड़े देर बाद जब आप आते हैं तो देखते हैं कि जो अच्छी सीड्स हैं वो कहाँ चली जाएंगी, सेटल हो जाएंगी नीचे, और जो खराब सीड्स है ना वो पानी में फ्लोट करेंगी। क्या ऑब्जर्व करते हैं हम, सम ऑफ द सीड्स फ्लोट ऑन द वाटर वेयर एज सम ऑफ देम आर सेटल इन द बॉटम। कुछ सीड्स ऊपर तैर रही हैं और कुछ नीचे सेटल हो गई हैं। कंक्लूजन, द सीड फ्लोटिंग ऑन द वाटर आर डैमेज। जो तैर रही हैं ऊपर वो क्या है, डैमेज्ड सीड है, वो खराब सीड्स हैं। एज दे बिकम हॉलो, क्योंकि वो हॉलो हो गई हैं अंदर से, उन्हें या तो किसी कीड़े ने खा लिया है या तो फिर वो अच्छी सीड्स नहीं है। हेल्दी सीड्स आर सेटल्ड ऑन द बॉटम, और हेल्दी सीड्स जो होंगी वो क्या होंगी, वो बॉटम में सेटल हो जाती हैं। ठीक है। दिस मेथड इज अडॉप्टेड बाय फार्मर्स टू सेलेक्ट हेल्दी सीड्स। यही मेथड यूज करते हैं फार्मर हेल्दी सीड सेलेक्ट करने के लिए। सीड्स आर सोन इन द फील्ड आइदर बाय हैंड्स और यूजिंग टूल्स। या तो सीड्स को हाथ की मदद से, हाथों से लगाया जाता है, या तो टूल से, एक टूल यूज करके, एक मशीन यूज करके। ठीक है। सोइंग सीड्स डायरेक्टली बाय हैंड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग किसको कहते हैं, हाथों से बीज लगाने को ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। सोइंग सीड डायरेक्टली बाय हैंड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। द ट्रेडिशनल टूल यूज्ड फॉर सोइंग इज फनल शेप। जो ट्रेडिशनल पहले के ज़माने में जो यूज़ किया जाता था सीड डालने के लिए फील्ड में, वो किस शेप में, मतलब फनल के शेप में होता था। फनल देखा है आपने, तेल डालने वाला जो होता है, जो कोनिकल शेप में होता है, वो कैसे होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होते हैं। वो ऐसे होते हैं, ऐसे, और नीचे से ऐसे होता है, और ऊपर से बीज डाली जाती है और नीचे से निकलती है। ये है आपका फनल। ठीक है। फनल शेप्ड होते थे पहले के ज़माने में। The seed filled into the funnel are passed down through 2 or 3 pipes having sharp end। आप नीचे देख रहे हैं, नीचे आपका दिया हुआ है
कि ऊपर ऊपर निकला होता था फनल, और फनल से दो तीन जो होते थे नीचे शार्प एंड वाले पाइप्स लगे होते थे, वो क्या करते थे, मिट्टी उस फनल से बीज उन पाइप्स में जाता था और वो वहाँ से कहाँ जाता था, सॉइल में अपने आप वो सोन होता जाता था। दीज एंड पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर, ये सारे जो नीचे निकले हुए पाइप्स होते थे शार्प एंड वाले, वो मिट्टी को ऐसे खोदते जाते थे और उसमें बीज अपने आप डलता जाता था। नाउ डेज अ टूल कॉल सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। पर आजकल के ज़माने में क्या यूज़ करते हैं हम लोग, सीड ड्रिल यूज़ करते हैं, और ये बीज किसकी मदद से बोए जाते हैं, ट्रैक्टर की मदद से। इट सोज द सीड यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस, और ये क्या करता है, बिल्कुल प्रॉपर डिस्टेंस पे, हर सीड इक्वल डिस्टेंस पे लगाता जाता है, डिस्टेंस एंड डेप्थ, एंड अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट, और अच्छी डेप्थ में भी लगाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, ओवर क्राउडिंग नहीं होती है प्लांट्स की, मतलब एक ही जगह पे ज़्यादा पेड़ नहीं उगते हैं, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल डेप्थ में लगता जाता है सारा बीज, सो दैट ईच प्लांट गेट्स सफिशिएंट स्पेस, और इससे क्या होता है, हर प्लांट को उगने के लिए सफिशिएंट स्पेस मिलता है, जितनी जगह चाहिए होती है, जितनी जगह की ज़रूरत है उन्हें, उतना सफिशिएंट जगह मिलता है। सनलाइट एंड वाटर टू ग्रो, और सनलाइट भी मिलता है और वाटर भी मिलता है उनको उगने के लिए प्रॉपर मात्रा में, सही मात्रा में, ठीक है। इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग, और ये भी करता है कि बीज डलती जाती है और फिर मिट्टी से कवर भी होती जाती है, उसके ऊपर मिट्टी डलती भी जाती है। दिस प्रिवेंट डैमेज कॉज बाय बर्ड, और ये क्या करता है, कोई बर्ड किसी सीड को नुकसान ना पहुंचा पाए, इसीलिए मिट्टी डलती जाती है और बीज जो है बचे रहते हैं चिड़िया से, चिड़िया उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाती है क्योंकि वो ढक जाते हैं। यूजिंग अ सीड ड्रिल फॉर सोइंग सेव्स टाइम एंड लेबर, सीड ड्रिल का इस्तेमाल करने से समय भी बचता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, मेहनत भी बचती है। डू यू नो दैट सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक पैडी आर नॉट सोन डायरेक्टली, कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनके सीड्स डायरेक्टली नहीं लगाए जाते हैं। दीज आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी, पहले इन्हें एक नर्सरी में उगाया जाता है। व्हेन दे ग्रो दे आर ट्रांसफर टू द फील्ड बाय द फार्मर्स, इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। इस मेथड को क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। किस मेथड को, फर्स्ट ग्रो इन अ नर्सरी, when they grow they are transferred to the field by the farmers, this method is called transplantation. First seeds are grown in the nursery, when they grow they transferred, पहले बीज को नर्सरी में उगाया जाता है, किसी अलग ज़मीन पे बीज को उगाया जाता है, फिर वहाँ से उन्हें उखाड़ के जब वो छोटे छोटे प्लांट बन जाते हैं, छोटे छोटे पेड़ बन जाते हैं ना, पौधे बन जाते हैं, तब उन्हें वहाँ से निकाल कर अलग खेत में अलग जगह पे फिर से उगाया जाता है और फिर से बो दिया जाता है, मतलब फिर से मिट्टी में डाल दिया जाता है। इसको क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन हेल्प्स टू डायरेक्ट हेल्दी सीडलिंग, इसकी वजह से क्या होते हैं, हेल्दी सीडलिंग मिलते हैं हमें। जैसे कि उस पहले हम क्या करते थे, हम अच्छे बीज चुनते थे, अच्छे बीज हेल्दी सीड्स अलग करते थे, पर फिर भी इतनी श्योरिटी नहीं होती थी कि वो सारे सीड्स से अच्छे पेड़ निकल कर आएंगे। पर इसमें क्या होता है कि उनको पहले ही ग्रो कर लिया जाता है नर्सरी में, तो इससे पता होता है हमें कि किस तरह के प्लांट आए हैं, किस तरह की सीडलिंग है, जैसी सीडलिंग है वैसे ही प्लांट होंगे। उनमें जो अच्छी सीडलिंग होती है आप उन्हें लगाते हैं, जो अच्छी सीडलिंग नहीं होती है उन्हें नहीं लगाते हैं, ठीक है। इस टाइप के प्लांट्स कौन कौन है, पैडी, आपका राइस भी ऐसे उगता है, ठीक है। बात समझ में आई, राइस का भी प्लांटेशन ऐसे ही होता है, पहले उन्हें एक जगह पे लगाया जाता है, फिर वहां से निकाल के फिर दूसरी जगह पे लगाते हैं। पहले सीड्स को एक जगह पे लगाते हैं, फिर वहां से जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उन्हें निकाल के दूसरी जगह पे फिर से लगाया जाता है। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो प्लीज़
वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे के पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में, इसी चैप्टर के पार्ट 2 में। और अगर किसी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर पूछना मत भूलिएगा। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।